धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस टिप। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते, देखते व बरतते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी, एक बार आप अगर देख पाए तो साउंड क्लियर कर देना, क्योंकि सेटअप नया है और अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं है इसमें आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। तो आपको समझ आ रही हो तो साउंड क्लियर करके बता देना। तो क्या हम जिस दौर से अब गुजर रहे हैं और हमारी लड़ाई शुरू हुई थी हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के खिलाफ जो फैसले अदालत ने सुनाए, उसको काउंटर करने के लिए भी, उसका सच सामने लाने के लिए भी एक्चुअल में हुआ क्या, और करते करते हुए कि एडम ब्लॉक को, एक सेकंड मिनट जी, हालात ये पैदा हुए भी एडम ब्लॉक को, ये अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए और हजूर पिताजी को गलत सिद्ध करने के लिए एक हजूर पिताजी का बहरूपीय तैयार करने पड़े और उनको ये सब कुछ करना पड़ा। और ये स्टेज आ गई जब वो बहरूपीय पूरी सरकार की मदद से, या जैसे भी कह लो, जो भी ये सब कुछ था, इस सब से वो सच्चे खुद को असली साबित नहीं कर पाया। तो उसके बाद उन्होंने ये जो तरीका पिछले 10-12 दिन से हम देख रहे हैं, जो भी चला ये मुकदमे का लेके वगैरह वगैरह, तो ये सब कार्रवाइयाँ निकल के आई। और उसके बाद अब सिचुएशन किस रूप में सामने खड़ी है, उसको लेके हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें धर्म संकट में है, भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि करीब 9 तारीख को और मैं घर आ गया था और आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो खैर किसी ने मुझसे डेरे की ओर से या मैनेजमेंट की ओर से या सोसाइटी की ओर से बात करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में हमें था अभी शायद कोई बात करने आएगा और हम बात करेंगे तो कोई होगा समझदार इस सब में, लेकिन शायद सब अपराधियों के साथी हैं। तो अब हमें लगता है कि वो टाइम बातचीत करने का जो होना चाहिए था वो शायद निकल गया है। अब हम अपनी त्योहारों का दिन थे और ये इस वजह से त्योहारों के दिन पे कुछ था, अभी लोगों के घरों में खुशियां हैं, लोग अपने त्यौहार मनाएं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो कल से हमने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की है। अब कई चीज़ें सामने आई हैं। जब ये मुकदमा, ऑब्वियसली प्लानिंग तो हुई है, जिस लड़के का इस्तेमाल किया पहले उसकी जानकारी आप समझें। जितना मुझे पता लगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। गांव में आमतौर पे क्या है कि जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सब कुछ है इसमें, गांव के लोगों का क्योंकि उतना इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, सिबिल स्कोर वगैरह, तो ज़्यादातर जो बैंक है वो प्रेफर करते हैं भी आप चेक से पेमेंट करें। और उससे क्या होता है भी कई बार उनको पता नहीं होता और चेक आम तौर पे बाउंस हो जाते हैं। और कोर्ट के अंदर चेक बाउंस के गाँव के इतने केस आते हैं कि वो सम्मन भेजते ही नहीं है। अब रिकॉर्ड पे दिखा देते हैं भेज दिए और वो पहुंचते हैं नहीं, और एक स्टेज पे आदमी जो होता है वो पीओ कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या भगोड़ा हो जाता है और फिर उसको जेल हो जाती है, अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही एक केस था भी, डेरे के अंदर एक कॉलोनी है, उपकार कॉलोनी, तो उसमें रहने वाला परिवार था, उसका भी कोई चेक बाउंस का केस होगा और वो चला गया जेल में। अब जब वो जेल में चला गया तो साथ संगत जो थी, आस पड़ोस की जो भी थी, उन्होंने मिलजुल के जैसे भी करके सहयोग करके 45 मेंबरों या जो भी जिम्मेवार होंगे उनको कह के उसे छुड़वा लिया, या कह लो उनके घर के लोगों ने मदद मांगी होगी परिवार ने, तो बच्चे छोटे थे और छुड़वा लिया। अब उसके बाद उस एहसान का बदला उसको लगे भी शायद मेरे को किसी जिम्मेवार ने छुड़वाया है, और या डेरे के प्रबंधकों ने
छुड़वाया, तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने इस साजिश में शामिल होने की सहमति दी। लेकिन ये जानकारी सिर्फ उसी तक थी, उसके परिवार को नहीं पता थी और ना ही उसके बीवी बच्चों को पता थी। उसे खुद को नहीं पता था भी ये केस इतना खतरनाक होता है, भी इसमें 4 साल से पहले जमानत नहीं होती, और अगर ये नशे की गोलियां जरूरत से ज़्यादा हों, एक जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा होती है, भी इससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते, उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो उसमें फिर 4 साल बाद भी जमानत मिलना आसान नहीं होता। तो कुछ एक वीडियो आपने देखा होगा, एक बार एक 15 ग्राम स्मैक को लेके एक वकील हाई कोर्ट के जज से बहस कर रहा होता है और जज फाइल फेंक देता है, अभी 20 साल तक आपको अंदर रहना है और प्रिपेयर हो जाओ। तो कमर्शियल क्वांटिटी जब किसी ड्रग्स की, नारकोटिक्स में होती है तो उसका केस कुछ इतना ही खतरनाक होता है। लेकिन उसको शायद सबजबाग दिखाया गया, अभी 2 महीने के अंदर तो जेल से बाहर आ जाएगा, और ये सबजबाग दिखा के उसको ये कह के भेज दिया भी वो तो गुड़गांव सेवा पे जा रहा है, उसके परिवार को ये गुड़गांव सेवा पे जा रहा है 2-3 महीने के लिए, और ऑब्वियसली सत्संगी होगा, परिवार भी अच्छा सत्संगी होगा, और डेरे की सेवादारों की कॉलोनी में रह रहा है तो सेवादार भी होगा, और 3 महीने की, 2 महीने की सेवा के काम पे जा रहा है और संपर्क से बाहर रहेगा, सीक्रेट सेवा है। ये सब परिवार को सबजबाग दिखाए और वो ले गए उसे। लेकिन उसको क्या पता था भी ये जो सेवा के नाम पे वो काम कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी भर की बर्बादी का काम बन जाएगा। तो अब जो लड़का इन्होंने इस्तेमाल किया वो करीब करीब 4 से 5 साल बाद उसकी जमानत शायद हाई कोर्ट मंजूर कर ले, लोअर कोर्ट तो नहीं करेगी, हाई कोर्ट शायद कर ले। और इस सिचुएशन में उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन पढ़ाएगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, आपको नहीं पता। तो जिनको पता उनको पता है भी ऐसे परिवारों के साथ डेरे की मैनेजमेंट क्या सलूक करती है, जिनके इस तरह के घर के लोग इस्तेमाल में आते हैं, तो वो शायद अंदर के लोग जानते ही हैं भी कैसा सलूक होता है। तो कुछ अभी तो क्या ताज़ा ताज़ा मामला है तो थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, लेकिन आगे जाके क्या सलूक होगा ये हम तो जानते हैं, लेकिन उनके साथ बीतेगा तो उनको तब पता चलेगा। पर खैर इसमें उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं जिन्होंने, जिसके बाप को इस तरह से 2 महीने की सेवा का लालच दिखा के और 4 पैसों का लालच भी, नौकरी का लालच देकर भी देखो 15,000 20,000 की नौकरी दे देंगे और भी तुझे ये काम करना है। तो अब ये सब कुछ हुआ, चलो यहाँ तक ये तो चलो उस परिवार के साथ है। अब हम चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनको यही रास्ता अच्छा लगता है सेवा का। दूसरा क्या था जी, हमारी कॉलोनी थी, ये शाह सतनाम जी नगर है। इस कॉलोनी में ये हजूर पिताई ने कॉलोनी बनाई तो यहाँ लोगों के लिए, साथ संगत के लिए 3 परहेज बनाए, लेकिन यहाँ के लिए 4 परहेज बनाए। तो यहाँ परहेज, चौथा परहेज ये भी था भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू आदि नशा नहीं करना, और ये मतलब चौथे परहेज के तौर पे था, जबकि 3 परहेज में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू आदि ये सब मतलब 3 परहेजों में नहीं आता था डेरे के, पर इस कॉलोनी के लिए था। अब इस कॉलोनी में क्या है कि कैमरे लगे हुए थे, हमें लगा भी चलो फुटेज मिल जाएगी, हम बच जाएंगे आसानी से, पुलिस को मौके पे दिखा देंगे तो अपनी सच्चाई साबित कर देंगे। तो यहाँ के जो एक आधे जिम्मेवार ने हमें वो वीडियो देने के लिए हाँ भी कर दी। उसके बाद 15 मेंबरों की मीटिंग बिठाई गई, जो भी 15 बंदे थे यहाँ पे, और उस मीटिंग में तय हुआ कि फुटेज नहीं देनी। बहुत सारी चीज़ें क्या है, जब हम लोकल रहते हैं तो हमें पता होती हैं भी क्या कुछ हो रहा है, और ऐसा नहीं कि मुझे मेरी कॉलोनी का पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ होता है। बहुत कुछ होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो 25 अगस्त की आपको बात बताता हूँ। 25 अगस्त को, क्योंकि सासंगत को तो शायद नहीं पता, यहाँ कर्फ्यू लग गया और हमारे घर के बाहर भी फोर्स तैनात थी, मतलब इस कॉलोनी के बाहर भी। इतना था कि हमारे घर के कॉलोनी के बिल्कुल सामने डेरा है और रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते थे, और घर में कईयों के बच्चे छोटे थे, कईयों के बुजुर्ग बीमार थे, तो दूध लेना होता था, तो दूध भी हम छुप छुप के खेतों में जाके
खेतों से निकलते हुए दीवारें कूदते हुए इस तरह से चुपचाप कहीं किसी डेयरी से जाके दूध लेके आते थे। डेरे से दूध नहीं ले सकते थे या क्रॉस करके नहीं जा सकते थे, मतलब ये हालात थे। उन हालातों में भी डेरे से गाड़ियां भर के आती थी पैसों की, अटैचियां भर भर के नोट आते थे यहाँ पे। हमारे घरों पे भी आए, बोले ये सामान रख लो डेरे का, तो हमने मना कर दिया क्योंकि हम नहीं रखते। मतलब ये लगा लो भी अटैचियां होती थी, आपने देखा हो अमेरिकन टूरिस्टर की अटैचियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो अटैचियां भरी होती थी, ताले लगे होते थे, बोलो बस डेरे का एक सामान है संभाल के रख लो। हम नहीं रखते थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रखा। ऐसे ऐसे मतलब हनीप्रीत के कपड़े थे जो मार्केट में रेट पता करोगे तो आप 1-1 लाख रुपए की ड्रेस होती है। ऐसे ऐसे कपड़ों के छोटे हाथी वाले होते थे ना, वो भर के आते थे भी ये कपड़े जिसने लेने ले लो फ्री में। तो यहाँ कुछ लोग थे वो टूट पड़ते थे, जैसे भी कहते ना भी बाढ़ पीड़, मतलब कोई शरणार्थी शिविर लगा और 10 दिन से वहां रोटी ना आई और 11वें दिन कोई रोटी लेके आए, और जिस तरह से वो लोग टूट पड़े, उस तरह से यहाँ जो सफेद पोश थे 45 नंबरों के बच्चे या खुद, वो ऐसे ऐसे कपड़ों के लिए टूट पड़े जब हम अपनी वाइफ को ड्रेसें दे देंगे महंगी महंगी। इस तरह से लोगों ने बहुत पैसा यहाँ छुपाया और बहुत सारा सामान यहाँ पे छुपाया गया 25 अगस्त के बाद। मतलब इस कॉलोनी में हमारे पास भी आया, हमने मना कर दिया। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने चेकिंग का ऑर्डर किया तो कितनी सेटिंग थी इनकी भी, यहाँ पे कोई चेकिंग ही नहीं हुई इस कॉलोनी की। बाकी डेरे की हर एक कॉलोनी की चेकिंग हुई, सिर्फ इसी कॉलोनी की चेकिंग नहीं हुई। इंटरेस्टिंग ये था भी हनीप्रीत का रजिस्टर्ड एड्रेस इसी कॉलोनी का था, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई चेकिंग करने के लिए ऑफिसर नहीं घुसा। किस लेवल का सिस्टम था तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। अब ये चीजें चलती रही। इसके अलावा फिर कहने को तो यहाँ पिताजी ने 4 नियम बनाए थे। यहाँ पे गुरचरण कौर का नाम सुनते हैं, डेरे की प्रबंधक बनती है अपने आप में, उसको भी यहाँ रहने को मकान दे दिया। वो औरत जिसने न जाने कितने लोगों को उकसा के जिंदा जलवा दिया, मरवा दिया। पंचकुला दंगे में खुले तौर पे जिसने संगत में ये बोल दिया भी कि पिताजी भी अगर कहेंगे तो नहीं सुनना, और पिताजी को भरी सभा में ये बोल दिया था भी हम आपकी नहीं मानेंगे। तो मतलब इस लेवल की बेशरम औरत, और उसको भी यहाँ मकान दे दिया। पिताजी की रिश्तेदारी में मामा जी लगते थे पिताजी के, उनके लड़के की शादी थी और चंडीगढ़ के आसपास कहीं हुई। वो हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हुआ करते। उनके लड़के की शादी में लड़की वालों ने कहीं कॉर्नर में शराब का काउंटर लगा लिया। सरदार थे वो चंडीगढ़ के अंदर। इस गलती की वजह से भी उनको कॉलोनी से निकाल दिया गया था भी ये नियम ना मानने वाला व्यक्ति इस कॉलोनी में नहीं रह सकता। हालत ये भी गुरचरण कौर जैसे को रख लिया जिसका लड़का चौथे दिन दारू पी के आता है। चलो दारू पीना कानून में उसको अलाउड है, लेकिन इस कॉलोनी के नियम का किस खाते में है। उसके बाद ऐसे ऐसे लोग जो कहने को शाही परिवार तक से रिश्तेदारी रखते हैं वो भी शराब पीने लगे यहाँ पे। फिर मार्केट से, जोमेटो से कभी चिकन तंदूरी, चिकन बटर चिकन वगैरह ये सब चीजें भी जोमेटो से खाने में नॉनवेज कॉलोनी में आना लग गया। सन 2010-11 की बात होगी शायद, या 8-9 की बात होगी, ध्यान नहीं। पहली बार जब पिताजी ने, हमारे यहाँ क्या था, साल में 2 बार मजलिस होती थी, पिताजी चरण टिकाने आया करते इस नगर में। और पहली बार पिताजी ने स्टेज से बोला कि भी इस कॉलोनी में हरामखोरी चल रही है और नशाखोरी चल रही है, भी इसको बंद करो। तब हमारे यहाँ मीटिंग बैठ गई भी नशाखोरी चल रही है, पिताजी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें बंद करना चाहिए। जिस 45 नंबर का ये 85 डेरे के प्रबंधक कह लो मेन जिम्मेवार महाशा का ये सब किया दर है, वही इस कॉलोनी की एक औरत के साथ गलत काम करता सरेआम पकड़ा गया। लेकिन कॉलोनी और डेरे के प्रबंधक सब महाशय के हक में उतर गए कि भाई महाशा
के बारे में किसी ने बाहर खबर नहीं निकालनी है, डेरे का बहुत पुराना जिम्मेवार है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें भी हुई यहाँ पे। धीरे धीरे क्या हुआ, अभी आखिरकार पिताजी ने ही नगर में आना बंद कर दिया। और 2013 के बाद पिताजी ने मतलब आना बंद कर दिया यहाँ नगर में, क्योंकि जब पिताजी को पता है अभी लोग बेशर्म हो गए यहाँ के, वचन मानते ही नहीं है। तो आखिरी बार पिताजी जब आए तब हमारे यहाँ ही आए थे, उसके बाद पिताजी कॉलोनी में नहीं आए किसी के भी यहाँ। 2013 मार्च में आखिरी बार पिताजी इस कॉलोनी में आए। उसके बाद एक बार शूटिंग की जगह देखने आए, लेकिन शूटिंग हुई नहीं यहाँ पे। अब इन हालातों में आज ये सब कुछ है। आज ये कॉलोनी इस तरह से है, भी डेरे की एक साजिश में हिस्सेदार है और इस तरह से भी हमको बर्बाद करना चाहती है, खुले तौर पे मीटिंग करके। इस तरह से मसला किसी और का होता, मान लो अवतार जी थे हमारी टीम से, उनके साथ भी समाना में हुआ तो हमारे लिए, मेरे जैसे के लिए एक्शन लेने में मेरे को कोई देर नहीं थी। मैंने उसी टाइम ही हमने जो हमारे से बन पड़ा हमने वो करना शुरू किया, एक्शन भी लिया। तब गुरचरण कौर जैसों के नानी दादी याद आ गई, वहाँ पे इसने पुलिस वालों के पैर पकड़ने शुरू कर दिए, पता नहीं क्या क्या करना शुरू किया इसने पटियाला जाके वो समाना में जाके। वो तो चलो जो बंद कमरे में जो कुछ हुआ वो हमें पता है और उसको पता है कि क्या कुछ इसने पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाई, कैसे रोना धोना इसने किया वहाँ जाके। तो ये सारी चीज़ें चली। और लेकिन अब क्या है कि अब ये मेरे खुद के साथ है तो एक्शन भी मेरे को लेना है। धर्म संकट यहाँ था कि हम पिताजी वचन करते हैं अभी, जो तेरे लिए खादा भजन है ना, जो तेरे लिए खादा खोदे उसका रहा सवार, वो गिर जाएगा खादे में तो लंघ जाएगा पार। अभी ये खड्डा मेरे लिए खोदा गया या साथ संगत के लिए खोदा गया, ये समझना जरूरी था। सिर्फ मेरे लिए खोदा गया होता तो जो 400-500 लोग उठ के 10 दिन तक लगातार थानों के बाहर बैठे रहे, जेल के चक्कर काटते रहे, अफसरों के पास जाते रहे, अदालत में पैरवी करते रहे, अगर हम एक्शन ना लें तो उनका अपमान है। मैं उन्होंने 10 दिन इसीलिए थोड़ी भागदौड़ की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये सासंगत का मसला था, मेरा व्यक्तिगत नहीं था। और दूसरी तरफ हम वचन सुनते हैं भी ना जुल्म करो ना सहन करो। तो ऐसे में भी हम तो अपनी लड़ाई अपने गुरु से प्रेम निभाने के लिए लड़ रहे थे ना, हम किसी का घर उजाड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। लेकिन अब कानूनी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जब एक तरफ शुरू हो जाती हैं तो फिर आप खुद भी उसे वापस नहीं ले सकते, और फिर वो किसी ना किसी को तो बर्बाद करती ही हैं। अब डेरे में एक आदमी हो तो हम छोड़ें भी, चलो जी एक आदमी है, 4 आदमी है, अभी इसको खत्म कर देंगे तो सब कुछ निपट जाएगा। आपको किस्सा सुनाते हैं, चलो हमारे साथ तो जो हो रहा है तो छोटी मोटी चीज है, लेकिन हफ्ता भर 10 दिन जेल में रह के एक चीज तो समझ में आई भी, जब पिताजी के साथ जो हुआ भी, जो चीज हमने 10 दिन में झेल ली पिताजी ने कितने साल झेली है और अभी भी झेल रहे हैं। और तब जब हमने तो संगत के लिए कुछ किया नहीं, पिताजी ने तो बहुत कुछ किया, दुनियावी तौर पे भी किया और आध्यात्मिक तौर पे तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितना कुछ किया। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। नेपाल गए थे पिताजी। नेपाल में आप सर्च करेंगे, पहले पिताजी गए गलछी, एक नाम की जगह थी गलछी। गलछी गए हुए थे, 3-4 दिन पिताजी वहां रहे तो से। उसके बाद वहां से काठमांडू की तरफ जाना था पिताजी ने, और हमारी टीम मेडिकल की टीम थी, तो हमें पिताजी के जाने से 4-5 घंटे पहले वहां पहुंचना था। तो मुझे ये ऑर्डर दिया गया भी वहां का कोई एक्स एमएलए कह लो, जैसे यहाँ का विधायक होता है भी एक्स एमएलए, पुराना विधायक जो मौके पे सरकार में ना हो, एक्स एमएलए है भी, उसने ये सारा अरेंजमेंट मतलब करवा के दिया है। लेकिन उसके डिस्क में दिक्कत है और पिताजी के आने से पहले उस व्यक्ति को जहां पे पिताजी ने आना है वहां पे पहुंचाना है। तो 4-5 घंटे में पहले पहुंच गया। तो हमारे पास गाड़ियां थी, तो हमने अपनी गाड़ी से, जो गाड़ी मुझे अलॉट हुई थी, उस गाड़ी से मैं उस व्यक्ति को ले आया। और वहां पे जितना हमारे पास सामान था हमने स्वागत के लिए, जैसे हजूर महाराज जी के लिए वहां पे
एक टेंट के अंदर पिताजी के रहने की व्यवस्था की गई थी। और वहाँ पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद क्या हुआ, अभी बरसात बहुत हुई वहाँ पे। बरसात इतनी ज़्यादा थी कि लंगर नहीं पक सकता था। और पहले भी बरसात हो रही थी, लेकिन 2 दिन से 3 दिन से लंगर नहीं पका था। तो गुड़ की रोटियां थी, ऐसे गुड़ की, और वही 3 दिन बासी रोटियां थी। वही रोटियां सेवादार खा रहे थे। लगभग 1000-1100 सेवादार थे वहाँ पे। सतब्रह्मचारी भी थे काफ़ी। और बरसात बहुत ज़्यादा थी, तो टेंट भीग गए थे पानी से। तो कैसे तैसे करके पल्लियाँ लगा, जैसे लगा के, भी ठंड भी थी और बरसात भी थी, तो जो गुजारा चल रहा था सबका। तो ऐसे ही करते करते जब भूख लगाई, हम एक दिन रात को बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो एक पास में स्कूल था, तो उसकी छतों के नीचे जाके बैठ गए हम भी रात को टपाने के लिए। और क्योंकि हम मेडिकल के थे, तो हमारा जो टेंट था वो बाहर बाहर लगता था। अब अगले दिन पिताजी ने जाना था वहाँ गरीब, जहाँ नुकसान हुआ था भूकंप में, टेंट वगैरह बांधने के लिए। तो सुबह सुबह सारी तैयारियां होने लगी, और वो हमारी ड्यूटी थी भी उस शख्स को भी लाया जाए। तो जो शख्स, उसको हम गाड़ी भेज के बुलाते थे उसके घर से। घर नहीं गया था मैं उसके, तो लेकिन गाड़ी जाती थी हमारी उसको लाने के लिए, बाहर से ले आते। अब जब वो आया तो उसने आके वहाँ का भी पूछने लगा भी प्रबंधक कौन है। तो डॉक्टर आदित्य थे, 1-2 डॉक्टर और थे जेरे से गए हुए सीनियर जो थे। तो वो उनको कहने लगा भी आप जिस जगह पे जा रहे हो ये सामान बांटने, भी यहाँ पे सामान बांटने की परमिशन आपने नहीं ली है, तो आपको कानूनी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सामान बांटने फिर भी गए, और वहां जाके पुलिस ने हजूर पिताजी का रास्ता रोक लिया। अब दूसरे देश की पुलिस थी वो, और मतलब शर्मिंदगी सहनी पड़ी, और वापस आना पड़ा पिताजी को। फिर क्या हुआ, अभी वापस आए, बरसात फिर से होने लगी, तो लंगर फिर नहीं पक पाया। लंगर नहीं पक पा रहा था, तो तीसरा दिन निकल गया था, लंगर नहीं पका था। अब मैं वैसे ही लंगर घर में चला गया, तो वहाँ लांगरी जो था इंचार्ज, मैंने उससे पूछ लिया। मैं कहा चलो संगत के लिए लंगर नहीं पक पा रहा, पिताजी के लिए कौन सा लंगर बनाया जा रहा है यहाँ पे? भी पिताजी को जो लंगर जाता होगा खाना, तो पिताजी ने भी खाना है, पिताजी का खाना यहीं से जा रहा है। बोला हाँ जी पिताजी तो यही खाना खा रहे हैं, यही लंगर 3 दिन से जो पुराना है अभी यही खा रहे हैं। अब हमें लगा भी यार ये तो गलत है भी यार, पिताजी को तो कम से कम खाना दो ढंग से भी। अगर 1100 लोगों का खाना कोई नहीं बना सकता, जब वहाँ के लोकल सत्संगी हैं तो पिताजी का खाना तो बना ही सकते हैं। लेकिन कोई था ही नहीं। तो वही व्यक्ति जो वहाँ का एक्स एमएलए था, उसको मैंने बोला, मैं कहा यार भी तुम, रात को मुझे छोड़ने जाना था बरसात में उसे, तो मैं उसके घर गया छोड़ने उसे। मैंने कहा जी आपसे एक बात करनी है। तो मैं गया, मैंने कहा भी ऐसा है भी आप कि यहाँ कोई अच्छी डिश हो, बढ़िया हो, तो आप हजूर पिताजी को खाना बना के दें तो अच्छा लगेगा। भी आपके यहाँ पिताजी आए, भी आप उनको खाना अच्छा बना के खिलाएं अपनी तरफ से। तो ये तो मैंने उसको नहीं बताया भी 3 दिन से पिताजी बासी रोटी खा रहे हैं भी आप। तो मैंने ऐसे ही बोला भी आपके घर के करीब आए हैं, तो आप अपने घर पे इनवाइट करो पिताजी को और अच्छा खाना बना के खिलाओ। तो जब मैं उसके घर गया, उसका घर 5 मंजिला था, छोटा मोटा घर नहीं था, बहुत आलीशान महल की तरह घर था उसका, और बढ़िया कालीन बिछे हुए सब कुछ। तो उसने अपने घर में एक सिमरन करने के लिए अलग से कमरा भी बना रखा था बाकायदा, उसमें काफ़ी जुगाड़ लगा रखा। तो एक बढ़िया सा हॉल था, और उस हॉल में 5-6 बढ़िया बढ़िया बिस्तर लगे हुए, हीटर लगे हुए, रजाइयाँ रखी हुई और कालीन बिछे हुए थे नीचे। मैंने वैसे ही पूछ लिया देखते देखते, मैंने कहा भी ये इतनी, ये यहाँ पे कौन कौन रहता है? और बोला जी बाकी 3-4 फ्लोर तो हमने किराए पे दे रखे हैं, और एक फ्लोर ये हमारे पास है, नीचे दुकानें भी किराए पे हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। और भी ये, मैंने कहा भी ये इतना बेड लगाए हुए हैं भी, ये कोई तो रहता होगा? बोले नहीं हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं। फिर हमने कहा भी ये अरेंजमेंट सारा तो वहाँ पे बढ़िया, आप लगा लो भी 5 स्टार होटल जैसा खाना वगैरह सब बना हुआ था बढ़िया। मैंने कहा भी ये सब सेटअप किसके लिए है भी, यहाँ कौन कोई गेस्ट आए हुए हैं? उसने पता क्या बोला,
बोला जी यहाँ टोहाना वालों की टीम आई हुई है, वो रुकती है यहाँ पे, उनका खाना बना है और वो यहीं पे रुकती है हमारे घर पे। अब हम अंदाजा लगाओ, वे पिताजी टेंट में रुकते थे और जिसमें 24 घंटे में से 18 घंटे बरसात चल रही थी, 3 दिन से बासी रोटियां खा रहे थे और वो भी गुड़ में, मतलब बिना सब्जी के, मतलब गुड़ का, आटे में गुड़ का पानी डाल के गुना हुआ आटा था, ना अचार था ना कुछ। ये तो पिताजी के लिए अरेंजमेंट था। और डेरे के खर्चे पे जो लोग वहाँ अरेंजमेंट करने गए थे, प्रबंधक महोदय, उनके लिए अरेंजमेंट क्या था, एक 5 स्टार होटल की सर्विस की तरह एक बढ़िया से आलीशान मकान के अंदर बढ़िया सेटअप के साथ आलीशान खाने के साथ ये सारा अरेंजमेंट था। तो अब क्या सोच सकते हो भी, क्या क्या करते हैं वहां पे। तो मैंने उस भाई को समझाया, मैंने कहा उनको तो जब क्या तो कहें भी मैं प्रबंधकों के बारे में। मैंने कहा भी अब ऐसा, तो अगले दिन वो जब वो आया तो पिताजी के पास कहीं जाने की परमिशन तो थी नहीं, पिताजी बैठे थे वहीं पे, परमिशन है ही नहीं। तो उसने मेरे को बोला भी परमिशन मिल जाएगी, भी मैं दिलवा सकता हूँ दूसरी तरफ की। अब इतना तो हम भी एडम ब्लॉक को समझते थे, तो हमने जैसे तैसे उसको सिखा के भेजा तो पिताजी के पास। उसने कहा भी, पहले तो वो सुबह सुबह खाना लेके आया पिताजी के लिए अपनी तरफ से, जो भी अच्छा बना सकता था। और हमने उसको कहा भी, जाके जब टेंट लगा पिताजी का, भी वहां जाके बोल कि पिताजी ने खाना मंगवाया है। तो उसने जाके ये बात बोल दी भी, पिताजी ने खाना मंगवाया, अभी ये खाना आया जी पिताजी का। तो हालांकि उसकी पिताजी से कोई बात नहीं हुई थी, और पर वो खाना पिताजी ने फिर ग्रहण भी किया, लिया भी। और मतलब एक तरह से इस तरह था भी, कोई अनजान बंदा बाहर से आके खाना दे गया और वो खाना भी पिताजी ने ले लिया। और बिना पड़ताल के, इन्होंने पूछा भी नहीं कौन है कौन नहीं है, बस खाना आया तो दे दो। मतलब एक तरह से जैसे पिताजी की जिंदगी एक कैदी की तरह थी भी, जो खाने को दे दिया वो दे दो, बस वही खाना पड़ेगा। किसी ने अनजान ने आके दे दिया, मतलब ये कह लो भी कि कितने बड़े कैंपेन पे गए हैं जहाँ पे पिताजी के लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं है, संगत के लिए तो होना बहुत दूर की बात भी। ये सब चीजें थी। उसके बाद भी फिर परमिशन उसने बोला पिताजी में, आप परमिशन हमारे पास है इस जगह की भी, आप वहां चल पड़ो। तो मतलब कहने का भाव भी, जब पिताजी को उसने परमिशन दिला दी उस व्यक्ति ने अपने लेवल पे, तो अगले दिन वहां पे पुलिस ने रेड कर दी। उन्होंने पिताजी को बदनाम करने के लिए वहां पुलिस की रेड करवाई, और रेड करवाने में पिताजी को मजबूरन वहां से इंडिया वापस आना पड़ा, सब कुछ छोड़ के। उसके बाद जो सामान बचा उसको, वहां पिताजी ने सेवादारों की मीटिंग ली जाने से पहले और कहा भी हमें जाना पड़ेगा। तो उसमें कुछ सेवादारों की ड्यूटी लगाई भी आपने, ये सामान गलछी जो पहले जहां जाके आए थे पिताजी, वहीं बांट के आना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से निकलना था, लेकिन वहां माहौल ऐसा बना दिया गया भी कि यहाँ की पुलिस हमें निकलने नहीं देगी। तो रात को, क्योंकि वहां शराब बहुत पीते हैं लोग, तो ये तय हुआ भी रात को 10-11 बजे यहाँ से निकला जाएगा। 10-11 बजे निकलना था, लगभग 1100 सेवादार थे। और पिताजी ने वचन किए भी, किसी भी व्यक्ति ने रास्ते में किसी होटल में नहीं रुकना, सफर लंबा है। तो नेपाल निकलने से पहले बॉर्डर के पास एक नामचर्चा घर था नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास, सोनाली बॉर्डर से हम गोरखपुर से होते हुए शायद एंटर हुए थे बॉर्डर से। तो वहां के पास एक नामचर्चा घर था भी, ये वचन हजूर पिताजी थे कि वहीं रुकना है सबने, किसी ने कहीं और नहीं रुकना। तो हमारे साथ मैं भी उस टीम में था, जो लोग अगले दिन वापस आना था उनको सामान गलछी में बांट के। तो हम तो गलछी की तरफ निकल गए, बाकी सेवादार, काफी सेवादार निकल गए जो बिना सामान के। भी सामान लेके हम ट्रक लेके गलछी की तरफ चले गए, और बाकी जो सेवादार थे वो अपनी बसों में, गाड़ियों में नेपाल से वापसी की ओर चले गए। हमारे साथ कुछ गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भी थे। जब हम वापस सामान बांट के आए तो हमें भी रात को वहीं रुकना था, क्योंकि नेपाल में भी हम बहुत अंदर तक थे, 5-6 घंटे बॉर्डर तक पहुंचने में लगते थे। तो हम जब बॉर्डर तक पहुंचे, वहां नामचर्चा घर में पहुंचे, तो हम रात को वहां रुके। लेकिन जो जिम्मेवार सतब्रह्मचारी हमारे साथ, ये गुरु ब्रह्मचारी थे,
वो लोग वहां से गायब हो गए और उनके पास सारे ट्रकों में भरवाने के लिए पैसा था, कैश था, तेल भरवाने के लिए, टोल टैक्स देने के लिए। तब ये फास्टैग वगैरह नहीं चले थे, 2014 की बात है ये। अब जब सुबह तैयार होके हम निकलने लगे, वहां से बॉर्डर क्रॉस करना था, तो जो वो दोनों कर्मचारी सेवादार नहीं मिले, दो दो थे वो, तब उन्हें ढूंढने लगे भी ये कहाँ गए। तो मिले नहीं, फोन नहीं उठा रहे, हमें टेंशन होने लगी भी आखिर ये कहाँ गायब हो गए, और इतना पैसा इनके पास है, कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इंटरेस्टिंग ये था कि वो दोनों एक ऐसे होटल में पाए गए जहां पे रात को खुले तौर पे लड़कियां सप्लाई होती हैं और नॉन वेज ही खाने में बनता है। उस होटल में उन्होंने रात गुजारी। तो उनकी जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो डेरे से सेवादार गया था, वो पिताजी के वचन मान के गाड़ी में ही सोया, वो नहीं गया होटल में रुकने। मैंने उससे पूछा अभी क्या बात हुई, कहता अभी हमें तो हुक्म था नहीं, हम तो गाड़ी में गाड़ी की संभाल करनी है। लेकिन ये दोनों भी रात को पूरी मौज मस्ती करते रहे हैं। उसके बाद वापस आ गए। मतलब ये किस्सा आपको इसलिए सुना रहा हूं भी आप अंदाजा लगाओ भी सेवा में हजूर पिताजी की क्या हैसियत थी डेरे में। ब्रह्मचारी जो पैसा लेके और जो प्रबंधक बन बन के जाते थे सेवा में, उनकी क्या हैसियत होती थी, और साथ संगत का रुझान या जो सेवादार वहां या अरेंजमेंट्स कराते थे उनका पिताजी के प्रति रुझान कैसा होता था, और जिम्मेवारों के प्रति रुझान कैसा होता था। ये सारी चीजें समझिए, ये कोई एक चीज नहीं है। हजूर पिताजी अक्सर एक बार मीटिंग में बोलते कहते भी हम नहाते नहाते, सेवादारों की मीटिंग में भी हम नहा रहे थे, नहाते नहाते पानी बंद कर दिया हमारा। अब जब पानी बंद, आप सोचो पिताजी नहा रहे हो और किसी की ताकत हो डेरे में भी पिताजी का ही पानी बंद कर दे। पानी बंद कर दिया पिताजी, फिर वहां बोल रहे वो तो हमारे पास पानी की हम बाल्टी या थोड़ा पानी पहले भर के रखते हैं, तो हमारे पास भरा हुआ था तो हम उससे नहा लिए। अब आप अंदाजा लगाओ भी ये हालत तो पिताजी की थी। हमें शायद क्यों 2002 में जब ये सारी चीजें होती थी तब तो हम स्टूडेंट भी थे और ना कानून की जानकारी थी ना कुछ पता था। जब ये छत्रपति मर्डर हुआ, उकसा के उन दो ब्रह्मचारियों को भेज दिया, उसके बाद छत्रपति मरा नहीं, फिर किस तरह से राजनीति के लोग अफसरों को खरीद के कैसे वो छत्रपति को फिर दोबारा मरवाया। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में तो कहानी कुछ भी हो, लेकिन असल कहानी यही है भी छत्रपति कोई मरा नहीं था वहां पे, या जो गोलियां निर्मल और काला ने मारी थी उससे नहीं मरा था वो। छत्रपति को बाद में अस्पताल में मारा गया था जानबूझ के, और वहां के डॉक्टरों ने उसके परिवार की सहमति में, उस टाइम के अफसरों की, नेताओं की, सबकी मिली भगत थी उसमें, जिसमें छत्रपति को अस्पताल में मारा गया था। लेकिन और हालांकि ये सबूत भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे है, ऐसा नहीं है भी हमें कोई बात से सपना आया, ये कोर्ट में ही सबूत जो दिए गए। लेकिन क्या है कि डेरे की तरफ से वकीलों ने उन सबूतों की पैरवी नहीं की, वो सबूत सामने मतलब दिखाए नहीं कोर्ट को भी ये सबूत भी है जी, इसको भी देखो। तो ये जब हालत है, आप सोचो भी जो केस मेरे पे डाला गया भी, ये केस इतना है कि कोई भी समझदार आदमी इसमें सिफारिश नहीं करता आपकी, कोई भी अच्छा आदमी, कि भैया ये केस छुड़वा दो। क्यों? क्योंकि नारकोटिक्स का मसला है, ओवरडोज से बहुत लोग मर रहे हैं, तो कोई नहीं मतलब आपकी इसमें सिफारिश करेगा। लेकिन केस झूठा था और इस तरह से था, तो भी पिताजी ने तो अपनी रहमत रखी। अब 9 दिन में ये सब कुछ खत्म हो गया, और इस तरह से खत्म हुआ कि दोबारा नहीं खड़ा हो सकता, अभी जड़ से ही खत्म हो गया। और पिताजी के केस में तो मेरे को ऐसे लोग भी मिले, फाजिल्का पुलिस लगती थी तो फाजिल्का के ही कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे ना उस टाइम प्रधानमंत्री, तो उनके साथी थे, करीबी कह लो, वकील थे बड़े फेमस, राम जेठमलानी। कहते भी राम जेठमलानी ने भी पिताजी के लिए ये कह दिया था कि उनको एक भी पेशी में पेश नहीं होना, और वो बिना पैसे इस केस को एक ही पेशी में खत्म कर सकते थे, और इस मसले पे वो प्रधानमंत्री से भी बात करने को तैयार थे। लेकिन डेरे की तरफ से जो प्रबंधक मोहनलाल, जगजीत, राज किंगरा, ये सब लोग गए थे, उन्होंने मेरे को कई नाम बताए थे भी कौन कौन लोग वहां गए थे। उन सब ने राम जेठमलानी, जो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे काबिल वकील माने गए अब तक के,
और सबसे इज्जतदार वकील, उस वकील को भी मना कर दिया था भैया आपने ये काम नहीं करना। तब जिस वकील की एक बार कोर्ट में खड़े होने की फीस 50 लाख से 1 करोड़ थी, वो वकील बिना पैसे के प्रधानमंत्री तक से बात करके पिताजी के केसों को एक ही पेशी में खत्म करवाना चाहता था। और लेकिन क्योंकि जगजीत राज किंगरा जैसे लोगों का धंधा बंद होता था, मोहनलाल जैसों का, उन्होंने ये सब काम करने नहीं दिया। तो आज जब हमें कानून समझ में आ गया भी ये कानून है, अच्छा इस तरह से काम होता है और इस तरह से उस समय काम हो रहा था, तो पिताजी पे तो केस 2002 में गुमनाम चिट्ठी के तो 1 हफ्ते में खत्म करते सब कुछ। जब ये नारकोटिक्स जैसा केस जिसमें इस तरह से पूरे पुख्ता इंतजाम किए मैनेजमेंट ने, जब ये केस खत्म हो सकता है 9 दिन में, तो पिताजी वाले केस में तो कुछ था ही नहीं। उसमें तो हवा में काल्पनिक चिट्ठी थी और उस चिट्ठी के पीछे कोई शख्स नहीं था, लेकिन इतना सब कुछ हो गया। तो आज अब इस सिचुएशन में हम खड़े भी हम करें तो करें क्या, ये कोई एक आदमी हो तो निपटे। पिताजी, आप अंदाजा लगाओ, पिताजी को शौक था क्रिकेट मैच, पिताजी शौक से कमेंट्री वगैरह सुनते, क्योंकि पहले टीवी नहीं होते थे, तो पिताजी हमारे जैसे हॉस्टल में आते, स्टेडियम में मैच देखते थे। तो एक टाइम की बात है, पिताजी ऐसे मैच देख रहे थे, फुटबॉल का मैच बच्चे खेल रहे थे, तो पिताजी बैठे थे, तो मैं भी कुर्सी जहाँ पिताजी लगी थी पीछे मैं भी बैठा था, वहीं साथ में जसमीत भाई जी बैठे थे और रेडियो पे मैच चल रहा था इंडिया का किसी टीम के साथ। और उस मैच में थोड़ी थोड़ी देर बाद पिताजी पूछते भी क्या स्कोर हो गया, क्या हो गया, तो फिर जसमीत भाई बता देते भी ये स्कोर हुआ है जी, ये सब कुछ है भी, ऐसा कुछ हो रहा है ये। इस तरह पिताजी शौक से मैच देखते। तो कई बार पिताजी मजाक मजाक संत हैं, पिताजी मजाक में कह देते, कहते हैं भी जैसे सचिन की बैटिंग, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को पिताजी शौक से सुनते थे, देखते थे। और एक अनिल कुंबले बॉलर होता था, तो उसकी बॉलिंग को का ज्यादा पिताजी पता करते थे और देखते थे, या कह लो सुनते थे रेडियो से। अब जब बबलू आया डेरे में, हम तो सब स्कूल छोड़ गए थे, बबलू जब डेरे में आया, तो ऐसे पिताजी मजाक में बात सुनते सुनते कहते नहीं आज तो सचिन ढंग से खेल नहीं रहा, लंबा नहीं चलता आज, ऐसे लगता है। संतों के तो वचन है और सचिन लंबा चल भी कैसे जाए जब पिताजी वचन कर दें। तो ऐसे जब सबको पता था भी पिताजी कोई ना कोई वचन कर देते और उसके हिसाब से फिर पिताजी कह देते हैं भी इस बार तो टीम इंडिया में घमंड दिखाई दे रहा है, इस बार सीरीज जीतना मुश्किल है। तो इस तरह से चीजें पिताजी कई बार बातों बातों में बोल देते हैं डिस्कशन में। तो बबलू जो डेरे का मौके का प्रबंधक है, इसने क्या किया, इसने आके इस तरह से पिताजी के इन वचनों पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया। पिताजी बैठते, बच्चों के बीच में बैठते, डिस्कशन करते गेम्स को लेके, इंटरनेशनल गेम्स को लेके, मान लो जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल होता है या अलग अलग प्लेयरों के मैच दिखाते, लाइव मैच चलते तो उससे बच्चों को सिखाते थे। तो कमेंट्री में बता भी देते, जैसे लाइव चलते मैच में भी ये गलती प्लेयर कर रहा है, इसका ये नुकसान होगा, ऐसे होगा। अब उसमें प्रेडिक्शन बन जाती है, पिताजी समझा रहे हैं तो कमी तो हो ही नहीं सकती, उससे प्रेडिक्शन बन जाती है भी अच्छा इस तरह से ये मैं टूर्नामेंट जाएगा। तो बबलू ने क्या किया, अभी इस तरह से जो स्पोर्ट्स के अंदर सट्टे लगाने शुरू कर दिए। अब इस कारण से पिताजी ने स्पोर्ट्स में अब बच्चों को डिस्कशन करना बंद कर दिया भी, अगर डेरे के सतब्रह्मचारी इस तरह से सट्टे लगाने लग गए पिताजी के वचनों को बेस बना के, और भी तो फिर बिगाड़ना हो गया सेवादारों को। तो फिर पिताजी का मतलब बच्चों के बीच में इस तरह से स्पोर्ट्स वाले बच्चों के बीच में बैठ के डिस्कशन करना, ये सब कुछ बंद हो गया। मतलब ऐसा था कि जहां जहां पिताजी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बैठते, किसी से डिस्कशन करते, वहीं वहीं ये लोग उसी चीज का गलत इस्तेमाल करते। वे पिताजी के वचनों को आधार बना के कभी जुआ खेलना, सट्टा खेलना, बहुत कुछ चलता। और एक टाइम तो हालात ये ऐसे हो गए भी, एक बार पिताजी के पानी में कोई केमिकल मिला दिया, फिर आखिर पिताजी ने पानी भी अपना खुद से रखना शुरू कर दिया। अभी खुद ही पिताजी अपने पानी की बोतल भर के लाते अलग से, और भी किसी को बोतल देते नहीं थे। आपने देखा हो भी, पहले तो पिताजी के साइड में पानी की कैनी रखी होती, तो उसके बाद वो कैनी रखना बंद कर दिया पिताजी ने, खुद से पानी की बोतल लेकर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तेरावास के अंदर घुसपैठ होने लगी बहुत ज़्यादा, ये अलग अलग ऐसे लोगों की जिनको समाज में
उग्रवादी या आतंकवादी टाइप कहा जाता है। जब ऐसे लोगों की घुसपैठ शुरू होने लगी तो पिताजी ने धीरे धीरे तेरावास के गेटों को रिमोट लॉक बना दिया, अभी यहाँ पे कोई घुस ना सके। मतलब एक तरह से वो तेरावास, कहने को तेरावास है, पिताजी के लिए वो तेरावास ही जेल बन के रह गया। कोई मिलने जा नहीं सकता, कोई खुल के पिताजी अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते, और कब कौन सा आदमी किस वारदात की तैयारी में हो ये पता ही नहीं था। आज जब ये चीजें सोचो भी समझ आती हैं, अभी जब खुद के साथ बीत रही है हमारे साथ, भी पिताजी के हाथ किस हद तक बीती। और वही दौर है, कहने को हम यहाँ सत्संगी हैं, कहने को हम डेरे के पुराने प्रेमी हैं, कहने को हम पिताजी के स्कूलों में बचपन से पढ़े हुए हैं, कहने को यहाँ पे हमारे को हर कोई जानता है, पर लेकिन अंदर से हमारे सारे दुश्मन हैं। ठीक यही हालात पिताजी के साथ भी थे। अब ऐसे में क्योंकि पिताजी ने फिर जब ये कहा 2017 में, तो ये तो हम संत मत में ही आ गए, वरना एक एक को बताते इल्जाम कैसे लगाए जाते हैं। तो आज जब हम, मेरे जैसा आदमी बैठ के सोचे भी मैं तो संत मत में नहीं हूं, तो इल्जाम कैसे लगाए जाते हैं मैं तो बता सकता हूं, भी जवाब दे सकता हूं। पिताजी तो संत मत में थे, मैं तो नहीं हूं। तो शायद इसीलिए पिताजी ने हमारे को ये दिखाने के लिए ये सब खेल दिखाया और इनकी असलियत भी दिखाई, और हमें शायद इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं भी हम इस दिशा में ही काम करें, भी एडम ब्लॉक को खत्म करें, ये बहुत हो गया। तो बस क्या है कि हमने कभी इस तरह से काम किया नहीं किसी को बर्बाद करने को सोचने के लिए, हम तो अपने गुरु की सच्चाई पे चल रहे थे। लेकिन अब जब 2017 में वो वचन पिताजी के भी, हम तो संत मत में आ गए, क्योंकि ये सिचुएशन तो पिताजी के सामने भी आई थी, लेकिन तब पिताजी संत मत में थे। पिताजी संत मत के कारण चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर पिताजी तो संत है, अभी हम तो संत नहीं है, हम तो कर सकते हैं। तो क्या शायद हमारे पास ये अवसर है, मौका है भी हम अब जो काम पिताजी नहीं कर सकते थे संत मत की, उसमें पिताजी ने ये बोला ना भी हमारी संत मत है, भी कहने को हम संत हैं, लेकिन भी ताकत सारी है भगवान की तरफ से दी हुई है, कह लो साक्षात खुद ही ईश्वर है। पर क्या है कि काल की दुनिया में काल को वचन दिए हैं, और परम पिताजी के वचनों में संत मत में बंधे हैं। हम नहीं कर सकते, लेकिन हम तो नहीं बंधे। पर अब शुरू करें तो किससे? एक आदमी हो तो करे, या तो हर एक आदमी चोर है, या आप किसी को ही पकड़ लो, ये हर एक आदमी किसको मारे और किसको छोड़े भी ये है। लेकिन हम जिसको मारना शुरू करेंगे, पता है हमारे को किसी के साथ किसी ने नहीं खड़ना। मतलब हालत ये है कि एक चाणक्य क्या करते थे, चाणक्य नीति में जब बुराई के साथ लंबे समय तक रहने लगो तो आपको बुराई में बुराई दिखती ही नहीं, और ऐसा लगता है भी ये बुराई जैसे हमारी अच्छाई के लिए बनी है। मान लो क्या है भी, हमें जैसे पता है भी ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, और आजकल चालान बहुत महंगे हो गए हैं, और जब ये चालान महंगे हो गए तो अगर कोई पुलिस वाला 200 रुपये लेके छोड़ दे ऐसे में, तो हमें वो पुलिस वाला ही ईमानदार लगने लगता है, या 200 रुपये में छोड़ रहा है तो अच्छा ही होगा। तो मतलब उस बुराई में भी हमें अच्छाई दिखने लगती है, रिश्वत देने में भी अच्छाई दिखने लगती है। कुछ यही हालत है यहाँ पे। थोड़े दिन पहले एक सतब्रह्मचारी था यहाँ पे, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने हॉस्पिटल से ही खबर दी। एक सतब्रह्मचारी बुजुर्ग था, डेरे के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और कहता है भी उस ब्रह्मचारी को मारने की प्लानिंग चली यहाँ पे, और अपनी तरफ से डेरे के डॉक्टरों ने मिलकर उसे मार भी दिया। लेकिन कहते हैं भी मेरे को पूरी डिटेल नहीं मिली, लेकिन अस्पताल के जो स्टाफ ने मुझे बताया, कहते जी फिर उसका कोई साथी था ब्रह्मचारी का, वो आया, उसने कहा भी, उसको पिताजी ने कहा भी ऐसे ऐसे भी उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, भी उसको अस्पताल से लेके आ। मतलब जिस ब्रह्मचारी को मार दिया था डॉक्टरों ने मिलके, उस ब्रह्मचारी को वो दूसरा उसका साथी वहां से उठा के ले आया जीवित, और डॉक्टरों को पता नहीं भी ये मरा नहीं था। तो उसके बाद भी चलो जी बुजुर्ग है, किसको क्या पता चलेगा, गोलमाल हो गई बात सारी। थोड़े दिन पहले आपको ध्यान हो, हमारी कॉलोनी का ही व्यक्ति था, एक राम गोपाल, दिन दिहाड़े उसकी दुकान पे उस पर जानलेवा हमला हुआ। अब वही एडम ब्लॉक उसकी चापलूसी करने लगा, और वही सब उसका इलाज करा के उस पर एहसान जता रहा है, देखो हमने तेरे को बचाया, तेरा इलाज कराया, ठीक है, सब कुछ कराया। और क्यों? क्योंकि उसको ये पता ना चल जाए भी उसको मरवाने वाला भी एडम ब्लॉक ही था।
जो इसने बंदा भेजा वो भी एडम ब्लॉक है, पुलिस से सेटिंग करने वाला भी एडम ब्लॉक है। लेकिन क्या है कि होगा ना, इस बुराई में भी लोगों को अपनी अच्छाई दिखती है। अभी बुराई में इतने हद तक रहने लगे हैं लोग भी, अपने ऊपर जानलेवा हमलों को भी वो उसमें अच्छाई देख रहे हैं खुद की, मतलब एडम ब्लॉक अच्छा काम कर रहा है ये भी। तो ये सारी इन हालातों में जब आप सोचो भी लोग आ गए यहाँ के, तो अभी ये लोग कोई आदमी थोड़ी है, तो जिंदा लाश है, ये मुर्दों की दुनिया है यहाँ पे, कोई किसी का नहीं है। पर ठीक है, इनके जरिए धंधा चल रहा है। और ये लोग का क्या है, आप जैसे लोग सत्संगी बाहर बैठे हैं सिरसा से बाहर, उनको लगता है भी यार डेरे सिरसा के अंदर कॉलोनियों में रहने वाले लोग पता नहीं कितने बड़े भक्त हैं। तो ये उन भक्तों की असलियत है भी। हम आपको मैं बता रहा हूँ, मैं इन्हीं के बीच में रहा हूँ, इन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ भी। ये हालात हैं भी, आप किसको कहोगे और किसको नहीं, किसको पकड़ोगे। जो लोग आपको रूहानियत की परिभाषा समझा रहे हैं उनके खुद के बच्चे नशों में धुत रहते हैं। जिस लड़के को मेरे खिलाफ लगाया, अभी उसके पास जो नशे की गोलियां आई वो खरीदी किसने? जब डेरे की मैनेजमेंट का नाम इसमें उछल रहा है, अगर माशा इसमें शामिल अकेला ही है तो फिर डेरे की मैनेजमेंट एडम ब्लॉक छोड़ के क्यों भाग गई? जब 5-6 तारीख को पैरोल करवानी थी तो वह पैरोल कैंसिल क्यों हो गई? भी तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा ये सतपाल पांडे है, ये तो भाई 2 जहां का मालिक है। 2 महीने पहले जब ये पैरोल से गया इनके हिसाब से, तो सतब्रह्मचारियों की मीटिंग ली इसने, और मीटिंग लेके ऐसे छाती पीट रहा था अपनी, भी छाती ठोक के कहता हूं मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा, जिसके बाप में दम और रोक के दिखाए। खुले तौर पे ब्रह्मचारियों के सामने ढींग आंक रहा था, तो फिर अब आके क्यों नहीं दिखाया? भी अगर माशा नशे की गोलियां सप्लाई कर रहा है किसी को और किसी का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे यूपी वाला क्यों नहीं आया पैरोल पे बाहर? उसको क्या दिक्कत थी? उसको ले आते बाहर, उसकी तो पैरोल में कोई दिक्कत नहीं थी, उसका तो कोई कनेक्शन नहीं था। एडम ब्लॉक का तो कोई कनेक्शन है नहीं। फिर एडम ब्लॉक वाले बंदे एडम ब्लॉक छोड़ के क्यों भाग गए? एक अमरजीत नाम का आदमी बिठा गए बस। फिर जब पुलिस यहाँ रेड मार रही है तो फिर सामना क्यों नहीं करते? बाहर जाके रिश्वत ले लो जी, बस रिश्वत लेके मामला सेटल कर दो कि जिस बच्चों के सिर से उसके बाप का साया छीन लिया 10 साल के लिए, किस लिए? परमार्थ के नाम पे, सेवा के नाम पे। अभी तक तो चलो हमारे साथ था, मतलब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये तो बच्चों पे, समाज पे अत्याचार है। ये दवाई की गोलियां कहां से आई? डेरे की कंपनी है जो कम से कम 25 से 30 कंपनियों से दवाइयां खरीदती है। उस कंपनी का मालिक है दान सिंह, जो पिताजी के केसों में सारे काम खराब करता था। नशे की गोलियां किसने सप्लाई की? उस दान सिंह ने। बीच में कौन है? राधा सतब्रह्मचारी, जो केमिस्ट का इंचार्ज बना बैठा है। ठीक है, दान सिंह कौन है? एडम ब्लॉक का आदमी। माशा कौन है? इनके 2 नंबर के काम करने का दलाल। राधा कौन है? जो मौके पे केमिस्ट का इंचार्ज है। नशे की गोलियां कहां से आई? हमने जब पड़ताल करी तो पता चला डेरे के सेवादारों की कॉलोनी में, इवन जो डेरे का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के ड्राइवर चिट्टा बेचते हुए जेल जाके आ चुके हैं। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर डेरे की एम्बुलेंस से चलाते हैं, वो चिट्टा बेचने के केसों में जेल रह के आए हुए हैं। वो लोग तो एम्बुलेंसों के ड्राइवर हैं। उनके परिवार के लोग, ये तो फिर 1400 गोली थी। डेरे के अंदर रहने वाले सेवादार ऐसे ऐसे भी हैं जो 25-25 लाख की गोलियां बेचते हुए, नशे की गोलियां बेचते हुए केस में, मुकदमों में जेल भुगत रहे हैं। हमें तो पता नहीं था, लेकिन अब जब पड़ताल करी तो पता चला आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं डेरे के सेवादारों की कॉलोनियों में जो इन्हीं नशे की गोलियां बेचने के केसों में जेल भुगत रहे हैं। अब डेरे की कॉलोनियों में ये नशे की गोलियां आती कहां से हैं? और ये क्या ये इत्तेफाक है भी सबका कनेक्शन दान सिंह और माशे से है? इसका मतलब क्या डेरा बड़े स्केल पे नारकोटिक्स में काम कर रहा है और बड़े लेवल पे तस्करी कर रहा है नशे की? और क्या मेरे वाले केस की वजह से नहीं वो फरार हुए? उनको पता है भी ये पूरा नेटवर्क खुल जाएगा अब भी इस चीज से, इसलिए फरार हो गए। और अगर यूपी वाला मौके पे बाहर ले आए तो उन्हें पुलिस वहीं पहुंच के पड़ताल करने ना लग जाए, इसलिए यूपी वाले को बाहर लाना मुश्किल हो गया। हालत ये है, आप अगर डेरे के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को देखें, कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो रातों रात करोड़ों पति बन गए। और कैसे बन गए वो?
क्या ये सारे नशा तस्करी में शामिल हैं? क्यों अब ये सारे भागते फिर रहे हैं? और आप शक्ल देखोगे ऐसे लगेगा भी इन जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। और पिताजी के सामने ऐसे नाचते हो, जो ये यूपी वाला आया ना, उसके सामने भी ऐसे नाच रहे होंगे कि भाई हमारे जैसा भगत कोई नहीं है। और मतलब हालत ये है भी, कभी घोड़ों की रेस में सट्टा लगाने चले जाते हैं, कभी कारों की रेस में सट्टे लगाते हैं, कभी विदेशों में जाके घूमने बैठ जाते हैं, और फिर आके हमारे को भक्ति का पाठ सिखाते हैं भी नहीं भैया देखो हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे पे इतना पैसा है, रहमत बरस रही है। ये कौन सी रहमत है भी जो तुम संगत के पैसे नशे बेच के लूट के लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमा रहे हो और उसको फिर रहमत का नाम भी दे रहे हो। और फिर उनके पीछे जो थोड़े बहुत होते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी टुकड़े हमारे को भी फेंक दे, वो ऐसे ही गुनगान गाएंगे, देखो जी इस डॉक्टर साहब पे तो बड़ी रहमत है। मतलब ये इन हालातों में कोई एक चीज हो तो हम किसको पकड़े? एक गुरु ब्रह्मचारी लड़की है और डेरे के मेन प्रबंधकों की ही रिश्तेदारी में है। मैं जब हॉस्पिटल में था 2 बार उसका अबॉर्शन हुआ। कहने को वो गुरु ब्रह्मचारी सेवादार थी, 2 बार उसका अबॉर्शन हुआ और मेरे पास ही फाइल आई उसकी। और फाइल में फतेहाबाद का कभी कहीं का एड्रेस छपा होता, कभी कहीं का एड्रेस। तो हमने उस एड्रेस की पड़ताल करी और पता चला भी ये तो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। देखा तो ये भी फाइल जिस मरीज की है वो तो डेरे के अंदर गुरु ब्रह्मचारी है और इस प्रबंधक की रिश्तेदार है। 2 बार अबॉर्शन हुआ तो ट्रेस किया तो एक गुरु ब्रह्मचारी लड़का ही था उसके साथ, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। गुरु ब्रह्मचारी जो लड़का था उसको तो निकाल के बाहर किया और उस लड़की को प्रबंधक मतलब निकालना तो दूर, प्रबंधकीय ढांचे में ले लिया, मेन खास सत ब्रह्मचारियों में, ऊपर के लोगों में। आज वो आपको समझाए भी रूहानियत क्या होती है और पिताजी की असलियत क्या है। वो लड़कियां आपको समझाएंगी भी जो खुद मतलब पहली बात तो सत ब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी होके तीसरा परहेज तोड़ना, उसके बाद भी फिर अबॉर्शन कराना भी मतलब भ्रूण हत्या करवाना, उसके बाद 2 बार, और उसके बाद फिर ऐसे लड़कियों को डेरे के प्रबंधकीय ढांचे में शामिल कर लेना और फिर वो आपको रूहानियत सिखाएं। और फिर हम जब बोलें तो बोले कि आप बोलते क्यों हो? तो आप अंदाजा लगाओ भी इन जैसे लोगों की पैरवी करने आएंगे पिताजी जेल से बाहर भी, ये लोग अच्छे हैं भी। वहां अबोहर से लेके पूरी फाजिलका पुलिस, जितने भी लोगों से मेरा संपर्क हुआ, जो वहां भी मेरे को ले जाया गया अलग अलग थानों में जहां भी पड़ता, इवन इंक्लूडिंग जेल तक, जितने लोगों से मैं मिला उनको 2 मिनट तो मुझे लगे नहीं है यकीन दिलाने में भी असली नकली में फर्क क्या है। और 2 मिनट के अंदर मतलब बड़े जो उम्र दराज पुलिस वाले थे वो भी ये 1 मिनट में मान गए यार कमाल हो गई यार, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है और हमें पता नहीं, हम बेवकूफ हैं। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी क्या कुछ है। अब ऐसे ऐसे तो सत ब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी हैं डेरे में। सेवादारों के नाम पे एक व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे संपर्क में गुंडे बदमाश नहीं आए, लोगों को लगता है भी गुंडागर्दी करना भी सेवा है। एक आया हमारे पास ऐसे अपनी एरिया का बदमाश बना फिरता है, मेरे को पता क्या बोलता है, कहता डॉक्टर साहब मैं आपके लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, ये आप पिताजी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। उसके बाद जुप्पी वाला आया तो फिर जुप्पी वाले की वकालत करने लगा। अब उसका अपना काम क्या जी, बदमाशी करना। क्या करना जी, कब्जे लेने हैं, कब्जे छोड़ने हैं। उसके जोड़ीदार कैसे हैं, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाना उनका बिजनेस है, मतलब रोजगार है भी 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाना। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में आप देखो नोटबंदी 2016 में हुई है, आज तक भी पुराने नोट बदले जाते हैं, पता नहीं कौन से कानून के तहत बदले जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो इस तरह की काम करते हैं वो लोग तो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े सेवादार बना के डेरे में रखे हुए हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वो हमारे को बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है पिताजी कैसे काम करते हैं, आप तो बेवकूफ हो भी, आपको नहीं पता पिताजी ये असली हैं भी। जो खुद सारा दिन 2 नंबर के काम ही करते हैं, ईडी इनकम टैक्स के पर्चे झेल रहे हैं, वो हमारे को समझा रहे हैं भी सच्चाई ईमानदारी और मर्यादा क्या होती है। मतलब क्या आप किस किस को सोचें, किस किस को छोड़ो, किसे पकड़ेंगे। यहाँ का लड़का है अमरीक मोड ब्लास्ट में है ना, आपको याद हो अमरीक एक बंदा है, उसका खास गुर्गा है। मैं जब वापस आया तो मेरे को यहाँ आके धमकाने लगा मेरी कॉलोनी में
पटियाला साइड का है, नाम मेरे को बताया था किसी ने, मैं भूल गया। और भी 3-4-45 मेंबर थे, राकेश बजाज, सहदेव चक्का, और एक रिटायर्ड एएसआई था, मैं उसका नाम भूल गया, एक फौजी का लड़का था। ऐसे कई लोग थे, बाकियों का मैं पता कर रहा हूँ, हमारे वो वीडियो में सारे आए हुए हैं। फिर हम कार्रवाई उस हिसाब से ही बिठाएंगे सब पे। ये मेरे को पता क्या बोलते हैं आके, बोला जी आपको पता नहीं ना, आपको पता तो है ही है डेरे के साथ दुश्मनी करने के बाद क्या क्या होता है, भैया डेरे के प्रबंधकों से भी दुश्मनी ले लो। राकेश बजाज तो पुलिस के सामने बोल रहा है मेरे को, कमाल की बात है। और कहता भी ये सब कुछ होता है, ऐसे ऐसे होता है, आपको पता ही है और आप बच के रहना। मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि बदमाशी कोई बड़ी तोप है या हो नहीं सकती, ये तो पैसे का खेल है, 4 पैसे तो आपके लिए बदमाश खड़े हो जाएंगे। और लेकिन क्या है कि पिताजी बोले जी हमारा रास्ता प्यार का है, तो प्यार के रास्ते से चल रहे थे। अब ये क्या है जी, कोई डेरे के मेन गेट पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मतलब क्या वहां बोल रहा है जी हम तो 85 मेंबर है। बोले सीधा सीधा मैंने उनके सामने ही बोल दिया पुलिस को, यार तुम क्यों नहीं बोलते भी तुम भिखारी हो, भी तालियां बजा बजा के लोगों के घर से पैसे मांगते हो और फिर उसी से अय्याशी करते हो, सीधा ही बोलो। 85 मेंबर बोल के कोई तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। मतलब क्या, जब इतना तामझाम हमने कर दिया, फिर तुम्हारे में किसी में गैरत होती तो सामने आके बात भी करनी थी ना। बात करने के बजाय धमकियां देने लगे तुम आके। लेडीज आई यहाँ पे, 70-70 साल की लेडीज जो घर से बुजुर्ग थी, उठ के आई, चलो उनका पिताजी के प्रति प्रेम है, उनको आके यहाँ 2 टके की औरतें हमारी कॉलोनी की जो किराए पे बैठी हैं बोलती हैं भी तुम कितने पैसे लेकर आई हो। मतलब खुद के घरों में क्या चल रहा है वो नहीं दिखता उन्हें। और 70 साल की लेडी को बोल रही भी, और जिस लेडी को वो बोल रही है, यकीन मानो भी उस लेडी के करीब करीब 7 से 8 करोड़ के तो शोरूम है भी, उसके चलते हैं। कम से कम भी कितने करोड़ की प्रॉपर्टी की वो मालकिन है। उसको बोल रही है कि भाई, और जो बोल रही है उसकी औकात कितनी है, उसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे भी नहीं फाइनेंशियल तौर पे। भाई कितने पैसे लेकर आए हो। क्या है कि जैसी जिसकी सोच है वो वहीं तक सोचता है। लेकिन खैर व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकिन क्या है कि अब जो लोग 10 दिन थानों के बाहर बैठे हैं वो मेरे लिए नहीं बैठे थे, मैंने उनको कुछ करके नहीं दिया है। वो लोग पिताजी के प्रेम में बैठे थे। जिन लोगों ने मेरे लिए अदालतों में चक्कर काटे हैं या अफसरों के पास चक्कर काटे हैं या जो भी कानूनी कार्रवाई की है या जो वकील खड़े किए मेरे लिए, जो कुछ भी किया वो मेरे लिए थोड़े किया। हमारी लड़ाई पिताजी की सच्चाई को सामने लाने के लिए, वो पिताजी के लिए किया। तो अगर मैं इस स्टेज पे कहूँ भी मैं अब कार्रवाई ना करूँ तो ये तो फिर साथ संगत का अपमान है। पर अब उस कार्रवाई में कौन कितना पिसेगा कि नहीं पिसेगा, भ्रष्टाचार किस हद तक है, उसका एक आखिरी में आपको एग्जांपल देता हूँ। और कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ पे सिरसा के एक थाने में एसएचओ आया ईश्वर सिंह नाम से, सदर थाने का एसएचओ था ईश्वर सिंह। डेरे की प्रवक्ता थी एक डॉक्टर गौरव की घरवाली, ये शिकायत लेके पहुंच गई मेरे खिलाफ वहां पे। तो 3-4 इसके साथ वो 45 जो गुरचरण कौर की सहेलियां होती हैं, पता ही आपको कैसी हैं, ऐसे ही 2-4 आदमी मिलके पहुंच गए वहां जाके। तो वो एसएचओ मेरे पे चिल्लाने लगा, कहता भी ऐसे ऐसे है, ये सब कुछ है भी। मैंने कहा भी ऐसा है भी, आप एक तरफी बात सुन रहे हो भी, मेरी बात भी सुनो। उनको तो उसने कुर्सियों में बैठा रखा था, सबको मेरे को खड़ा ही रखा। मेरे को बोलता है एसएचओ, कहता भी मुलजिम की तरह है और मुलजिम की तरह ही खड़ा रहे भी। मैंने कहा भी ऐसा है भी, मैं लिख के देता हूँ अर्जी, कार्रवाई कर। मेरे को बोलता तो अर्जी लिख के दे, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं कहा ठीक है अभी लिख के देता हूँ। तो मैं कहा जो तेरे पे शिकायत लेके आई है इसी के घरवाले के खिलाफ लिख के देता हूँ, कर ले कार्रवाई। तो उस टाइम पे चिल्लाने लगा भी, वो क्यों उनसे शायद पैसे खा रखे होंगे भाई, इसकी बेइज्जती करनी है। मैं कहा अभी आप ठीक है, अभी सुनाना सुना ले, लेकिन अब इनके सामने सुनाया तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। अब अगले दिन, उस टाइम तो उसने मेरी अर्जी पकड़ी नहीं, मैं अगले दिन जब अर्जी दे के आया तो वो था नहीं। फिर 3 दिन बाद वो मेरे को बुलाता है थाने में,
बुला के चाय पानी ऑफर करता है, बढ़िया इज्जत से बिठाता है और बोलता है यार तेरा डेरे से मसला क्या है, मेरे को बता, मैं कार्रवाई करूंगा। और फिर उसके खास खास लोग वहां पे 4 5 10 15 जो भी उसने बिठाए हुए थे, तो मुझे पता तो था ही औकात कितनी का है उसकी। मैं सीधा उसको बोला, मैं कभी ऐसा है तेरी औकात नहीं है काम करने की, तेरे लेवल का काम ही नहीं है, तो छोड़। जो तूने उस दिन किया, भी तेरी हिम्मत हो तो ये पड़ी अर्जी और कार्रवाई करके दिखा। उस अर्जी में 2 कत्ल के केस थे जो जो डेरे ने हॉस्पिटल में डेरे के डॉक्टरों ने मारे थे लोग जानबूझ के। 2 मिसिंग केस थे सत ब्रह्मचारियों के जो गायब ही हो गए। उनकी कंप्लेंट थी भी ये मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, भी ये लोग गायब हैं, कहां गए पता नहीं। वो मेरे को कानून सिखा रहा और उसकी इतनी औकात नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पर एफआईआर दर्ज कर ले। तो ये तो हालत है पुलिस की। तो हम कार्रवाई बिठाएं कल को, और छोड़ो, ये तो फिर एक थानेदार था, कह लो भी एसएचओ था, एक स्टेशन हेड था, पता नहीं आज कहां होगा। मैं ऐसे ऐसे दौर से भी निकला हूं जहां मेरे टेबल के सामने हाई कोर्ट के जजों तक के बंदों को बिठा दिया गया, अभी बोलो हाई कोर्ट का जज कितने में खरीदना है, सुप्रीम कोर्ट का जज कितने में खरीदना है। मैं उस लेवल तक भी देख के आया हूं सब कुछ। गृह मंत्रालय के अफसर है जी, ये अफसर कितने में खरीदना है, ये अफसर कितने में खरीदना है, सबने रेट लगाया अपना अपना। तो ये नहीं है अभी हम कार्रवाई करेंगे कल को कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि भ्रष्ट सारे ही हैं, पर एक कहता है गलती करने वाला होता है, गुनहगार होता है, एक पापी होता है, एक अत्याचारी होता है। अब गलती तो अनजाने में होगी किसी पुलिस वाले से, मान लो जिसने मुझे अरेस्ट किया उससे अनजाने में गलती होगी, उसको पता नहीं था। गुनाह वो है जो डबवाड़ी से मेरे को पैसे खा के अरेस्ट करके ले गए थे। पाप वो होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक होता है अत्याचार। अत्याचार उन पे होता है जो मासूम होते हैं, जैसे बच्चे उस भाई के जो जेल में भुगत रहा है, वो अत्याचार है। तो पुलिस वाले गलती कर सकते हैं, गुनाह कर देते हैं, कुछ सतीश डागर जैसे होते हैं पापी भी होते हैं, या जगदीप सिंह लोहान जैसे जज होते हैं पापी होते हैं, लेकिन अत्याचारी पुलिस बहुत कम होती है, अत्याचारी अधिकारी बहुत कम होते हैं। तो सिर्फ इस उम्मीद से कि भाई एडम ब्लॉक से ज्यादा अत्याचारी तो कोई भी नहीं होगा, शायद इतना तो जमीर सबका ही होगा कि वो अत्याचारी नहीं होंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि डेरे की जितने भी इन लोगों के कारनामे हैं, हम कोई कार्रवाई मांगते नहीं, वो कार्रवाई जो करनी है वो तो मेरे एंड से रहेगी, लेकिन साथ संगत के एंड से जो रहेगी, या जो मतलब ओपन तौर पे, वो हमने क्या करना है अभी, इन सबका कच्चा चिट्ठा लिखना है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं मांगनी। लेकिन ये कच्चा चिट्ठा अफसरों को तो देना ही देना है, इन अफसरों के परिवार वालों को देना है खास तौर पे। हर एक अफसर के, जितने भी अफसर आपके संपर्क में, आपके इलाके का थानेदार हो, आपके इलाके का एसपी हो, आईएएस हो, डीसी हो, भी सिर्फ वहां तक नहीं पहुंचानी, जो रिटायर्ड हो गया हो, कोई भी सरकारी अफसर हो भी है कि अब टारगेट तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं 22 जनवरी को इस देश में, इस देश का गठन करने वाले श्री राम जी थे, उनके नाम पे कोई मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो उसका मुहूर्त होना है। हम राम राज तो आना नहीं है क्योंकि सरकार तो रावणों की है, लेकिन क्या है कि हम टारगेट ले लेते हैं कि 22 जनवरी तक जितने भी अधिकारी रिटायर्ड हों, मौके पे हों, उनको, उनके परिवार वालों को डॉक्यूमेंट मैं अपने नाम से तैयार करके दूंगा। आपको अपने नाम से देने की भी जरूरत नहीं है, मेरे नाम से होगा या हमारी टीम के नाम से होगा। भी हम अगर उसमें एक भी चीज गलत होगी तो हम कानूनी तौर पे हम पैरवी करेंगे, तो कितने केस चलते हैं डलने दो। लेकिन ये सारी जानकारियां आपको हर उस व्यक्ति तक पहुंचानी है जिस अधिकारी को आप जानते हो, सिर्फ इसलिए कभी हम मानते हैं भी पुलिस गलती कर सकती है, गुनाह कर सकती है, पाप भी कर सकती है नेताओं के दबाव में भी। क्या प्रशासन सरकार अत्याचारी भी है भी? अगर राम राज्य मतलब श्री राम जी ने जो ये देश बनाया भरत के नाम पे, या भारत देश बना भी, एक महात्मा भरत हुए उनके भाई, उन्होंने ये देश बनाया और उनके बनाए देश में उनका कोई निवास स्थान या कह लो भी एक मंदिर बन रहा है, तो हमें वैसे, हालांकि हमारे को उस मंदिर में ऐसा कोई ये नहीं कि आस्था है या अलग से स्पेशल आस्था है, हमारा इंटरेस्ट है,
ठीक है, वो देश की धरोहर है जो भी बन रहा है या जो भी राजनीतिक उसके ऊपर चल रही है उसके ऊपर। हमारा मकसद इतना है कि पता हो लोगों को भी इस दुनिया में अत्याचारी कैसे होते हैं और किस हद तक होते हैं, और फिर हम ये भी देखें बैठ के तमाशा भी कौन सा अधिकारी है, कौन सा जज है और कौन सा अफसर है जो ऐसे अत्याचारियों का साथ देगा, फिर खुले तौर पे उसका भी नाम लिखेंगे। कौन कौन सा अत्याचारी अफसर, इनके ईश्वर सिंह जैसे एसएचओ कितने निकलते हैं जो ऐसे अत्याचारियों के साथ खड़े होते हैं, जो लोगों के कत्ल को भी दबा जाते हैं भी, कत्ल किए हुए भी, जो उन लोगों को इलाज के नाम पे कोई भरोसा करके डेरे के अंदर आ गया और डेरे के डॉक्टरों ने उसका कत्ल कर दिया भी, उसके पर्चे भी दबा गए पैसे खा के भी। ऐसे अत्याचारी कितने हैं, कितने अत्याचारी जज है जगदीप सिंह लोहान जैसे। देखते हैं क्या। अब आप सोचोगे ईमानदारी तो है नहीं, लेकिन अब इतना ज्यादा अत्याचारी अगर हर कोई है तो फिर इस देश का भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो बर्बाद होना ही है। लेकिन क्या है कि कम से कम बर्बाद होने से पहले लोगों को पता तो हो भी वो बर्बाद क्यों हो रहे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग इनके साथ खड़े होते हैं। मेरे को जेल में लोग पूछते कहते हैं भी डेरे वालों ने बरगाड़ी बेअदबी कांड करवाया कि नहीं करवाया। जब मैंने उनको डेरे वालों की असलियत बताई, एडम ब्लॉक की, डेरे वाला तो नहीं कहना चाहिए, एडम ब्लॉक की जब असलियत बताई, मतलब वो खालसे थे और वो भी कहने लगे यार, कहते यार कमाल हो गई भी, इस हद तक काम हो रहा है। तो खैर हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा आज से कि जो कानूनी कार्रवाई मेरे वाले केस से संबंधित जिस पे करनी है, जो भी इसमें शामिल थे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो तो मेरे एंड से चलेगी, लेकिन आपके एंड से जो चीजें चलेंगी तो आप जो भी हैं अपने अपनी लिस्ट बना के रखें भी कितने लोगों तक आपने जानकारी पहुंचानी है। जो भी अधिकारी मौके के रिटायर्ड जो भी हैं आपके टच में, उन सबका घर का एड्रेस आपके पास हो जहां पे आप कोरियर करके सब चीजें भेज सकें भी। हम ये सारी इन लोगों की कारस्तानियां बताएंगे। और देशभक्ति नाम की कोई चीज होती है ये भूल जाओ, असल में नहीं होती, दिखाने के लिए होती है। देशभक्ति सिर्फ वही लोग दिखाते हैं जिनको देश के अंदर देशभक्ति के नाम पे होने वाले भ्रष्टाचार का पता नहीं होता। तो वही भोले वाले होते हैं जो फौज में चले जाते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतने चालाक नहीं होते, वो उनके लिए देशभक्ति के भाषण बहुत आएंगे आपके पास। तो लेकिन ये जब देश में ऐसे ऐसे रावण हो, रावण तो बहुत छोटी चीज है, हिरण्यकश्यप बहुत छोटी चीज है। कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप को बोला भी यार, प्रहलाद को बोला भी इसको भगवान मानना है, वो काम इनका हमारे साथ हो रखा है भैया, हमारे यूपी वाले को भगवान मानो, नहीं मानते तो तुम्हारे को ये कर देंगे। भैया तुम्हारा ये गधा नमुना जो भी है तुम मान लो भगवान, हम तुम्हें मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम नहीं मानते, नकली है, तुमने धक्के से मानना है मानो। अब तुम हमारे को भी हम तुम्हें जेल भेज देंगे इस काम के लिए, तुम हमारे वाले भी, हम तुम्हें नशा तस्करी में जेल भेज देंगे, ये सब कर देंगे भी, तुम हमारे वाले यूपी वाले को असली क्यों नहीं मानते। कई तो नमूने ऐसे वो सीधे लिखा, हम तो यूपी वाले के भगत हैं जी, सीधे लिखने, खुद ही लिखने लग गए। तो खैर जिसको जो करना करो, हमारा ये ओरिएंटेशन अब क्लियर है भी, हम संत मत में नहीं है। और ये कोई लड़ाई जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए व्यक्तिगत है, लेकिन संगत का खड़ी है तो मैं उसको व्यक्तिगत लेके नहीं चलूंगा, मैं उसको संगत का मसला लेके चलूंगा। और उसी के हिसाब से हम जितनी कार्रवाई करेंगे तो अपनी तरफ से 100% जितना जोर लगा सकते हैं लगाएंगे, या तो करेंगे, नहीं या करेंगे तो फिर पूरी करेंगे, बीच का काम नहीं होगा। 7 दिन हमने इंतजार किया है, इस उम्मीद में हमारी ये तय हुआ था कि 1 हफ्ता हम इंतजार करेंगे भी, शायद किसी को अपनी गलती का एहसास हो तो वो सामने आए, तो लेकिन कोई आया नहीं है। और इंटरेस्टिंग ये है भी, अबोहर में जब मेरे को ले जाया गया तो अबोहर के अंदर नाम चर्चा चल रही थी, तो वहां के सत्संगियों को इतना पता नहीं था, उन्होंने अपनी नाम चर्चा में मुद्दा रखा भी किसी सत्संगी को पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया है, अबोहर पुलिस ने, तो हम उसकी मदद के लिए हमें जाना चाहिए। तो बाकायदा डेरे से 45 मेंबर या 85 जो भी है ये भेजे गए उस नाम चर्चाओं में वहां के लोगों संगत के अंदर, और ये कहा गया भी डेरे से आदेश है भी वो व्यक्ति डेरे का दुश्मन है और वो व्यक्ति वाकई में नशा तस्कर है, वो कोई निर्दोष आदमी नहीं है, इसलिए उसकी मदद नहीं करनी। तो ये अबोहर की संगत भी हालांकि मेरे पक्ष में या कह लो हमारे पक्ष में खड़ना चाहती थी, लेकिन एडम ब्लॉक से उनको गलत जानकारी दी गई और इस वजह से वो नहीं खड़ पाए। तो हम उनका ऐसा भी, चलो वो हमारे हक में एटलीस्ट सोच रहे थे, तो यही बहुत बड़ी बात है। पर अब एडम, उनको तो जो डेरे से आदेश हुआ तो उसी को सही समझेंगे। तो हमारी ओर से तो हम अपने कार्रवाई जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे ही। अब उसमें क्या है अभी, तकलीफ तो कईयों को होगी, क्योंकि अब कार्रवाई तो आदमियों पे होती है, हवा में तो होती नहीं। बाकी सामाजिक तौर पर संगत करेगी वो अलग है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो कार्रवाई किसी न किसी आदमी के खिलाफ ही होगी।
और जिसके खिलाफ होगी उसको, अगर उसकी पहुंच होगी तो पैसे पूसे दे के सिस्टम खरीद लेगा, नहीं पहुंच होगी तो भुगतता रहेगा। लेकिन अब क्या है, अभी हमने तो मौका दिया था, अब कोई आया नहीं। तो खैर हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब वो वापस नहीं हो सकती। अब ये ना सोचना भी कल को आ जाना। तो अब कार्रवाई हमारे एंड से शुरू हो गई है, तो हम वापस नहीं आएगी। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी अनजाने में या किसी भी तरह इस तोड़ में किसी निर्दोष आदमी का हम नुकसान ना कर बैठे। तो हजूर पिता के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं भी ऐसा कोई हमारे गलती से भी हमारे इस कार्रवाई में कोई निर्दोष आदमी ना फंसे, और दोषी हो तो फिर हम अपनी तरफ से कभी छोड़ेंगे नहीं। हम मतलब अभी वो दोषी हमारा दोष, मेरा व्यक्तिगत दोषी नहीं है, वो समाज का दुश्मन है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। खट्टा सिंह उस टाइम तो एक ही था, हालांकि वो भी कोई निकम्मा ही आदमी हो, कोई ऐसा कोई तोपची तो था नहीं, क्योंकि जब सिस्टम सारा डेरे के अंदर से मिला ही हुआ था तो उसको कौन सा किसी ने हाथ लगाना था। तो लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब हमारी इस कार्रवाई पे आपका ध्यान ना जाए संगत का, तो ये क्या करते हैं आजकल इन्होंने, क्या है भी, ये बहाने से पैसे दे दे के डेरे के खिलाफ इंटरव्यू, पिता के खिलाफ कोई ना कोई इंटरव्यू चलवाते रहते हैं। 2-4 पंजाब के चैनल इनके ज्यादा खरीदे हुए हैं, तो वो इंटरव्यू चलाते रहते हैं। तो वो चीजें होंगी, लेकिन अब उसको इस मान के चलिए भी एडम ब्लॉक वो इसीलिए करेगा ताकि आपका ध्यान ये दिखाने के लिए भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए जो चैनल है वो इंटरव्यू चला रहे हैं। ऐसा लगे आज 500-500 रुपए देके पत्रकार खड़े कर लो, ऐसे बहुत हैं। पर हम अपनी तरफ से, क्योंकि अभी ये संगत का मसला है, कल को डेरे के अंदर रहने वाले सेवादारों को कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले अत्याचारी लोगों को छोड़ना सही नहीं है। धर्म का कानून तो ये कहता है भी ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारा ये रास्ता नहीं है। और जो सा अपने आप को डेरे का बड़ा बदमाश समझता हो, उनको ना पता हो तो बता दे भी बदमाशी जिस स्तर पे तुम्हारा जो गुर्गा है ना, मेन अमरीक, उसको भी पकड़ लिया था, मैंने खुद ही पकड़ा था उसको। ये तो अलग बात है, अभी उसकी एनआईए में सेटिंग थी, एनआईए वालों ने छोड़ दिया उसे, लेकिन मैंने तो खुद पकड़ के ही दिया था उसे, एनआईए वालों को। पर क्या है कि अब अगर खरीद सकते हो तो फिर खरीद लेना, जितना सिस्टम खरीदा जाता है। बच्चे तुम्हारे भी हैं, परिवार तुम्हारे भी हैं, बदमाशी की लिमिट कहाँ तक होती है सबको पता है। तो खैर हम अपने तरफ से हर पॉसिबल तरीके के लिए तैयार हैं, चाहे वो बदमाशी में उतर आओ, चाहे वो गुंडागर्दी में आओ, चाहे वो कानूनी तौर पे आओ, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। तो अब ये कार्रवाई हमें मजबूरन है, हम करने पे मजबूर है, तो हम ये आज से शुरू करेंगे। और शुरू है वैसे तो, पर अब कागजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बाकी हमने वकीलों से राय मशवरा कर ही लिया है आपने। तो खैर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। तो इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अपने तरफ से हम संकल्पबद्ध हैं कि हाँ, इस मिशन का नाम यही रखते हैं, गोली नंबर 1450। तो मिशन 1450 गोली रखवाई थी ना, तो 1450 ही रखते हैं। क्या है अभी, मिशन 1450 या गोली नंबर 1450, ये गुरप्रीत सिंह गिल है ना। तो आज से मिशन गोली नंबर 1450 यही चलेगा, और देखते हैं कहां तक जाएगा। तो खैर हम आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।